सभी को नमस्ते। धनंजय जी आपको नमस्ते। आज वेदों में विज्ञान का अगला स्ट्रीम करेंगे और हम लोग भौतिकी विज्ञान देख चुके थे और रसायन मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री देख चुके थे और हम वनस्पति विज्ञान पे थे। तो मैं बिना देर किए आपसे शेयर करती हूँ। तो आज हम टैक्सोनॉमी करेंगे, तो पौधों का नामकरण। तो किसी विशेष संबंध से मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट नामकरण किस बेसिस पे किया है, तो पहले किसी विशेष संबंध से वट वृक्ष को बोधि ध्रुव कहते हैं क्योंकि बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था और सीता का शोक दूर करने के कारण अशोक या सीता अशोक नाम पड़ा और धतूरे को शिव शेखर कहा गया है। अगर गुणों के आधार पर देखें हम तो दद्रुन्न मतलब दाद नाशक, अशोधघन यानी बवासीर नाशक। तो मतलब हम इस प्रकार से नाम दे रहे हैं। अगर हम किसी व्यक्ति विशेष से लिंक कर दिया, जैसे हमने अशोक को और बोधि ध्रुव को, अगर हम गुण देख रहे हैं तो जो दाद नाशक है और जो बवासीर नाशक है उसे अशोघन कहते हैं। कुष्ठ नाशिनी कुष्ठ नाशक वाले को कहेंगे। दंत धावन मतलब दांत साफ करने वाला है, कत्था या बबूल। तो ये गुणों पे हो गया। इसी प्रकार विशेष धर्म लक्षणों के कारण है, जैसे फेनिल जो है वो रीठा या सोप बेरी है, जो आपने देखा होगा कि कपड़े धोने में इस्तेमाल होती है। चर्मिन यानी कि भोजपत्र, केला छिलका या पतले चर्म वाला। और बहुपाद मतलब गूलर या अंजीर का पेड़ या बहुत जड़ होने वाला, जैसे फिग ट्री होता है। और पादप मतलब वृक्ष और जड़ से रस निकलने वाला। अब इसी तरह पत्तों, फूल या जड़ आदि की विशेषता के कारण भी आप उसके नाम रख सकते हैं, जैसे द्विपत्र मतलब दो पत्तों वाला, त्रिपत्र मतलब तीन पत्तों वाला, सप्तपर्ण, सप्तछद सात पत्तों वाला, सतोना, सहस्रपर्ण और सहस्रकांड, दर्भ कुशा सहस्रों पर्व होने के कारण, सहस्रपर्णी यानी शंख पुष्पी, शतमूली, त्वकसार यानी बांस या वंश वृक्ष। तो इनकी जो विशेषताएं हैं इनके कारण, या फिर देश भेद होने के आधार पर भी आप कर सकते हैं, जैसे सौवीर, चांपय, मागधी मतलब मगध देश वाला, वैदेही वैदेह का। परिस्थिति के आधार पर भी आप इसका नामकरण कर सकते हैं, जैसे जलज मतलब जल में रहने वाला, पंके रूह, सरोज, सरसिज, नीरज यानी कमल, नदी सर्ज यानी अर्जुन वृक्ष नदी के किनारे होने वाला, वानप्रस्थ जैसे महुआ या पलाश वृक्ष हो गए। इस तरह से तो अब जो है वो बीज से अंकुर निकलने को अंकुरोद्भेद यानी किल्ला या कल्ला निकलना कहते हैं। और सुश्रुत ने अंकुर निकालने के लिए इन चार चीजों की आवश्यकता बताई है। किन चार चीजों की? अनुकूल ऋतु, क्षेत्र, जल और बीज। तो वो कहता है ऋतु क्षेत्रम बुबुजी बीजानाम सामग्र्याद अंकुरो जायते, यानी कि अनुकूल ऋतु, क्षेत्र, जल और बीज। ये चार चीजें जो हैं वो सुश्रुत ने बताई हैं 2.33 में। और षड दर्शन जो है गुण रत्न टीका श्लोक नंबर 49 में, वट पिप्पल निम्बादीनाम प्रावृट जलधर निनाद शिशिर वायु संस्पर्शाद अंकुरोद भेद। तो षड दर्शन समुच्चय की गुण रतन कृत टीका में भी ये लिखा हुआ है कि वट यानी बड़, पिप्पल मतलब पीपल, निम्ब मतलब नीम आदि के बीज जो हैं वो वर्षा ऋतु में ओस और वायु के स्पर्श से जो है वो अंकुरित होते हैं। और पौधों का विवरण जो है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में पौधों का विवरण जो है ऊपर मैंने बता दिया था पहले। और विष्णु पुराण में 7.37 से लेकर 39 तक
धान के पौधों के इन अंगों का उल्लेख है, जैसे अंकुर, मूल यानी जड़, नाल, पत्र, पुष्प, शीर यानी तुष और भूसी, कोश, बीज कोश, तांडुल यानी चावल, कण मतलब कणी, इन सब के बारे में दिया हुआ है। तो वैसे तो पौधों के दो अंग माने जाते हैं, मूल मतलब मूल या पाद मतलब जड़, और विस्तार मतलब शेष भाग। तो एक तो जड़ है और एक जो शेष भाग है। तो वृक्ष पाद या मूल से जल आदि ग्रहण करते हैं, उन्हें पादप कहते हैं। तो जो जड़ से जल पीते हैं उनको पादप कहते हैं, जैसे जड़ से रस आदि पीने वाले हैं। तो बड़ आदि जो है वो शाखाओं से लटकने वाली जड़ों को शाखा शिफा कहते हैं। और पतली सूत सी लटकने वाली जो वो है जड़ों को जटा या शिफा कहते हैं, उसके लटकने को अवरोह कहते हैं। और तो वल्ली वेष्टयते वृक्षम महा ये दिया हुआ है। तो एक मिनट। तो जो पेड़ के मुख्य जो धड़ है उसको स्टेम, उसको क्या कहते हैं कि प्रकांड कहते हैं उसको। और जहां से शाखाएं निकलनी आरंभ होती हैं वहां तक के भाग को प्रकांड या स्कंद कहते हैं। और दृढ़ प्रकांड वाले वृक्षों को वनस्पति या वानस्पत्य कहते हैं। जो स्वयं नहीं खड़ी हो सकती उन्हें लता या वल्ली कहते हैं, या व्रतती कहते हैं। वल्ली और व्रतती और लता, ये इनका एक ही मतलब है। महाभारत में वल्ली के विषय में कहा है। महाभारत के जो शांति पर्व है 184.13 में कहा गया है कि यह वृक्ष से लिपट कर ऊपर आती है। तो वृक्ष से लिपट कर ऊपर जाती है, ऐसा कहा है। अब इसीलिए इसको वल्ली कहते हैं। प्रतानिन और प्रतानिनी फैलने वाली लताओं को कहते हैं। प्रकांडों में पर्व या गांठें भी होती हैं। और प्रकांड रहित पौधों को अप्रकांड या स्तंभ कहते हैं। प्रकांड मतलब था स्टेम, तो जो स्टेमलेस हैं उनको स्तंभ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें और शाखाएं छोटी होती हैं उनको विक्षुप कहते हैं, यानी उन्हें विक्षुप नहीं, सॉरी, उन्हें क्षुप कहते हैं, यानी श्रब्स कहते हैं। और मुख्य शाखा को जो है वो स्कंद कहते हैं। और गौण शाखाओं को प्रशाखा या अनुशाखा कहते हैं। तो विष्णु पुराण में ये दिया हुआ है 3.4.25 में। तो जो शाखा विहीन तना है उसको स्थाणु या शंकु कहते हैं। एक पेड़ पर आने वाले पौधे को वृक्षोपरी वृक्ष या परगाछा कहते हैं। और परोपजीवी पौधों यानी पैरासाइट्स जो हैं उनको हम वृक्षादनी कहते हैं। और अथर्ववेद में 7.115.2 में वंदने वृक्षम। तो अथर्ववेद में परोपजीवी बेल आदि के लिए वंदना शब्द है। जो ये परोपजीवी बेल है, परोपजीवी मतलब पैरासिटिक बेल, जैसे आपने वो देखी होगी पीली पीली जो बेल आ जाती है पेड़ों को खत्म कर देती है, उसके लिए वंदना शब्द है। और वृक्षों में से जो दूसरे पौधे अंकुरित होते हैं उन्हें वृक्ष रूहा कहते हैं। और जो लता आदि अपने भोजन मुख्य पौधे से ग्रहण नहीं करते, केवल उसके आश्रित रहते हैं, उन्हें छिन्न रूहा कहते हैं। जैसे गुडूची यानी गिलोय। तो गिलोय पैरासाइट नहीं है, हालांकि वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहती है लेकिन वो उससे भोजन ग्रहण नहीं करती, इसलिए उसको छिन्न रूहा कहते हैं। और तैत्रीय संहिता में 5.4.2.1 में अवकाम अनुपदधाति, हाँ, तो इसमें कहा है कि काई यानी शैवाल के लिए अवक और अवका का शब्द है। तो इसका मतलब है अवका या इसका मतलब है काई। और काई यानी मॉस के लिए जलनीली और शैवाल शब्द भी हैं इसके अलावा।
कुकुरमुत्ता, जैसे कुकुरमुत्ता वो होता है ना मशरूम, वो भी एक टाइप का वो है, वो फंगस है, के लिए छत्र, छत्रक, छत्रा और छत्राक ये शब्द कहे गए हैं। और इसके लिए सुश्रुत संहिता में कहा है, सूत्र नंबर 46.293 में, उद्भिदानी पलालेक्षु करीश वेणु क्षितिज जानी, यानी कि यह पलाल यानी धान आदि का जो डंठल है, पलाल मतलब धान आदि का डंठल, बांस, गोबर यानी करीश और गन्ने आदि के कूड़े पर उगता है, उसे उद्भिद कहते हैं। तो इन पर उगने वाला जो ये कुकुरमुत्ता टाइप जो फंगस उगती है उसको। और पृथ्वी के जो नीचे होने वाले तनों और मूलों को हम कंद कहते हैं। ये जो ऋषि मुनि कंद खाते थे ना, तो ये जो है ये पृथ्वी के नीचे उगते थे, ये जड़ के तुल्य होते हैं और उनका मूल ही बीज का काम करता है। यन्मूल मेव बीजम स कंदः, जैसे इंदिवर यानी कमल और वराह कंद और सूरण कंद। सूरण तो वो होता है ना क्या, शायद कटहल टाइप का। तो ये सारे कंद हैं। तो पतन यानी शीघ्र गिर जाने के कारण पत्ते को पत्र कहते हैं और हरे रंग के कारण इसको पर्ण कहते हैं। तो पत्ते के डंठल को व्रंत और नई कोमपल को पल्लव या किसलय कहते हैं और पत्तों वाली शाखाओं को विस्तार कहते हैं। ये तो मैंने आपको बताया ही था। तो पत्तों की संख्या और आकार की दृष्टि के इनके नाम पड़े हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि जैसे द्विपत्र, त्रिपत्र, इस तरह सप्तपर्ण वगैरह। और फूलों के नाम भी विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करते हैं। आपको पता होगा, जैसे सुमन कहते हो आप, सुमन, सुमनस, प्रसून, ये सब फूलों के नाम हैं। कली और विकसित पुष्पों के भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे मुकुल हो गया, कुली, कली, कलिका, विकच, फुट। और फूल के गुच्छे के लिए आप गुच्छक या स्तबक शब्द है। और फूल से संबंध भी कुछ शब्द हैं, जैसे मंजरी, वल्लरी, श्रीहस्तनी मतलब सनफ्लावर, शतदल, केसर, किंजल्क, पराग, मकरंद वगैरह। हरे या कच्चे फल को जो है शलाटू कहते हैं और सूखे मेवे को वान कहते हैं, मतलब जो ड्राई फ्रूट्स हैं। और कुछ फलों और उसकी गुठली या रस आदि के नाम पर भी वृक्ष के नाम रखे जाते हैं, जैसे प्लक्ष का फल प्लाक्ष और न्यग्रोध यानी बड़ का फल नैग्रोध। तो मतलब उसी के फल जो है वो वृक्ष के ही नाम पर रखे गए हैं। तो वृक्षारोपण के बारे में अब चलते हैं। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 2.24.1 में कहा है, सीताध्यक्ष कृषि तंत्र शुल्ब वृक्षायुर्वेदज्ञ। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृषि विभाग के अध्यक्ष सीता अध्यक्ष के कर्तव्य बताए हैं। उसे कृषि शास्त्र, शुल्ब शास्त्र, शुल्ब शास्त्र होता है खेतों को नापना, और वृक्ष विज्ञान की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये कहा है उसने कि वृक्ष विज्ञान की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और वराहमिहिर ने बृहत संहिता में अध्याय 55 श्लोक 1 से लेकर 31 तक एक पूरा अध्याय जो है वो वृक्षायुर्वेदाध्याय के नाम से दे दिया है। और उसमें बहुत सारी विशेष बातें हैं, और कुछ बातें मैं बताती हूँ कि जैसे पहली बात है कि वृक्षों के लिए भूमि। तो वृक्षों के लिए जो भूमि है वो बहुत कोमल और अच्छी होनी चाहिए, और उसमें पहले आप तिल बो दें। तो जब तिल फूल जाएं तब उनमें भूमि जोत दें, ऐसी भूमि में वृक्ष लगाएं। तो ये कहा है, मृदवी भूः सर्व वृक्षाणाम हिता। ये बृहत संहिता में लिखा है कि ऐसी भूमि में वृक्ष लगाएं जो कोमल हो। तो काश्यप का कथन है कि दूर्वा वीरण संयुक्ता सानूपा मृदु मृत्तिका। तो वो कहता है कि दूब और वीरण की यानी खस वाली भूमि तथा नमी वाला स्थान जो है वो वृक्षों के लिए बहुत अच्छा है। जो नमी वाला स्थान है, ऐसे स्थानों पर सुगंधित फल वाले वृक्ष ठीक होते हैं। तो अब लगाने योग्य कौन से वृक्ष हैं?
तो घर, उपवन और उद्यान में इन वृक्षों को पहले लगाएं, जैसे अरिष्ट यानी नीम, अशोक, पुनांग, शिरीष और प्रियंगु कुकुनी। तो ये कहा है बृहत संहिता में 55.3 में, अरिष्टाशोक पुनाग। अरिष्ट मतलब नीम, अशोक और पुनाग, पुनांग के ये वाले वृक्ष आप घर में पहले लगाएं। और अन्य योग वृक्ष भी बताए हैं, जैसे जामुन हो गया और अनार हो गया, केला हो गया, बकुल यानी मौलसरी हो गया, वगैरह वगैरह। तो वृक्ष लगाना, जो वृक्षों के बीच की दूरी जो है वो 20 हाथ होनी चाहिए, और ये उत्तम है। 16 हाथ मध्यम और 12 हाथ अधम। तो ये दिया है उत्तमम विंश हर्षता, यानी कि यही उत्तम जो है दूरी है बृहत संहिता में 55.12 और 13 में ये दिया हुआ है। कौन सा वृक्ष कितना अधिक से अधिक फैलता है, इस आधार पर वृक्षों की दूरी तय करनी चाहिए। कितना मतलब इन्होंने साइंटिफिक रखा है कि मतलब वृक्ष लगाने की दूरी भी उसके फैलाव पर आधारित कर दी है। तो जो अग्नि पुराण है वो, उसमें लिखा है मिश्रे मूल रेश्च न फलम समयग यच्छन्ति पादपाः। तो वो कहता है कि वृक्षों को अधिक अधिक समीप लगा देने से जो है उनमें ठीक से फूल और फल नहीं उग पाते हैं। और वृक्षों को सींचने की बात जो है वो बृहत संहिता के 55.9 में दी है कि ग्रीष्म ऋतु में प्रातः और सायं शीतकाल में एक दिन छोड़कर, और वृक्षों में वर्षा में जो है वो भूमि सूखने पर जो है आप उसको सींचें। और वृक्षों का स्थानांतरण, यदि एक पेड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाना हो तो ये विधि करें कि घृत यानी घी, खस, तिल का तेल, शहद, वायविडंग, दूध, गोबर, इन सबको पीसकर जड़ से स्कंद तक लेप करके दूसरे स्थान पर ले जाएं। ये बृहत संहिता के 55.7 में दिया है। घृतो क्षीर तिल क्षौद्र। तो मतलब यही कि घृत और क्षीर और तिल और ये वायबिडंग, गोबर, इन सबको ले जाके पीस के स्टेम तक, जड़ से स्टेम तक इसका लेप करें और फिर ले जाएं। अब वृक्ष लगाने का मुहूर्त क्या है, तो बृहत संहिता में और अग्नि पुराण में निर्देश है कि इन नक्षत्रों में लगाए गए वृक्ष जो हैं वो ठीक ढंग से उगते हैं। जैसे ये नक्षत्र हैं तीनों, उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, मूल, विशाखा, पुण्य, पुष्य, श्रवण, अश्वनी और हस्त। तो ये दिया है ध्रुव, मृदल, मूल, विशाखा, पाद सरोपणे भानी, बृहत संहिता की 55.31 में। तो कि ये नक्षत्रों में लगाएं। और इसी प्रकार ऋतु और मास भी विविध वृक्षों के लिए बताए गए हैं। जैसे अजात शाख यानी कलमी से भिन्न वृक्षों पर शिशिर यानी माघ और फाल्गुन में, और कलमी वृक्षों को हेमंत यानी मार्गशीर्ष और पौष में, और सुस्कंद यानी लंबी शाखा वाले वृक्षों को वर्षा ऋतु यानी कि श्रावण और भाद्र में लगाएं। ये दिया है अजात शाखान शिशिरे प्ररोपयेत। ये है बृहत संहिता की 55.6 में दिया है। तो जो और काश्यप ने भी इसी पद्धति को अपनाने का उल्लेख किया है। अब जो है कलम लगाने के लिए क्या करें, तो डाली काटकर लगाने को कांड रोपण कहते हैं। और बृहत संहिता और जो काश्यप का कथन है कि पनस यानी कटहल, अशोक, कदली यानी केला, जम्बू यानी जामुन, लकुच यानी बढ़ल, दाड़िम मतलब अनार, दाक्षरा मतलब अंगूर, पालीवत मतलब बीजपुर मतलब बिजौरा नींबू, और अतिमुक्तक यानी माधवी, मोगरा, बेला, इन डालियों को काटकर गोबर में मढ़कर लगाना चाहिए। ये दिया है बृहत संहिता की 55.4 और 5 में। एते द्रुमा कांड रोप्या गोमयेन प्रलेपिता, मतलब कि गोबर में लपेट कर, डालियों को काटकर और गोबर में लपेटकर जो है फिर मढ़कर लगाना चाहिए। और एक और विधि है कलम लगाने की, वह इसकी अपेक्षा अच्छी है, वो बृहत संहिता में दी हुई है। मूले छेदे अथवा स्कंधे रोपणीयाः
ये बृहत संहिता की 55.5 में दिया है कि वो एक और विधि है कि कलम लगाने के दो प्रकार हैं, एक पौधे की कटी डाली दूसरे पौधे की जड़ में आरोपित करना और दूसरी कटी हुई डाली को दूसरे पौधे के स्कंद यानी स्टेम में। तो एक एक प्रोसेस तो है कि आप एक स्टेम को काट के उसकी जड़ में लगाएं और एक है कि उसकी स्टेम में लगाएं। तो इस आरोपण कार्य में शाखाओं को परस्पर जोड़ने से जो है वो उसका लेप करना बहुत अच्छा है गोबर का। अब आते हैं जलीय प्रदेश में, तो जल वाले प्रदेशों में इन वृक्षों को लगाएं, जैसे जामुन हो गया, बेंत, कदम, अर्जुन, बिजौरा, नींबू, अंगूर, बड़हल, अनार, कटहल और आंवला, इन सबको लगाया जाता है। और जो है वो वृक्षों के रोग के कारण क्या हैं, तो बृहद वराहमिहिर और काश्यप का कथन है कि अधिक शीत यानी बहुत ठंड हो, धूप हो या तीव्र वायु से वृक्षों को रोग हो जाता है और इसके पत्ते जो हैं वो पीले पड़ जाते हैं और अंकुर नहीं लगते और डालियां सूख जाती हैं और रस टपकने लगता है। ये बृहत संहिता की 55.14 में दिया है। शीत वाता तपेह रोगो जायते पांडुपत्रता। तो शीत और तप में और तीव्र वायु में जो है वो रोग हो जाता है वृक्ष को, उसके पत्ते जो है पीले पड़ जाते हैं। तो दूसरा है कि वृक्ष चिकित्सा, तो ये बृहत संहिता के 55.15 में दिया है। चिकित्सत माथे तेषाम शस्त्रेणादौ विशोधनम विडंग घृत पंकातान सेचयेत क्षीरवारिणा। तो रोगी वृक्ष की चिकित्सा के लिए उसके रुग्ण अंग को किसी शस्त्र से काट दे और उस पर वायविडंग और घी और पंक, पंक मतलब कीचड़, को मिलाकर वृक्ष पर जो है वो लेपन कर दे उसका। तो विडंग, घृत और पंक यानी कीचड़। तो वायविडंग ना एक बूटी होती है, मैंने ये बूटी इंडिया में खरीदी थी। एक्चुअली में ये गैस का रोग भी दूर करती है, जैसे किसी को गैस हो जाए तो मैंने उसके लिए कहीं पे पढ़ के ये बूटी खरीदी थी बनिए की दुकान से और दी थी, वायविडंग। तो ये विडंग जो बूटी है वो और घी और कीचड़ उसमें जो है उसको मिलाकर जो है वृक्ष पर लेप कर दें। तो बाद में दूध मिश्रित जल से क्षीर वारणा, तो दूध और जल के मिश्रण से जो है उसको सींचें, सेचिएट मतलब सींचें। फलने लगने की चिकित्सा, यदि किसी वृक्ष में जैसे फल नहीं लगता, तो ये नहीं है कि आप जीसस की तरह उसको कर्स करें पेड़ को। तो किसी अगर उसमें फल नहीं लगता तो उसकी चिकित्सा के लिए कुल्थी, तो ये दिया है बृहत संहिता की 55.16 में। फलनाशे कुलथेश्च माशे मूर्ध गेस्ति लेरव्यः श्रत शीतपयः सेकः फल पुष्प समृद्धये। यानी कि अगर किसी वृक्ष में फल नहीं लगता है तो उसकी चिकित्सा के लिए कुल्थी, उड़द, मूंग, तिल और जौ, इन सबको दूध में डालकर औटाएं और बाद में उस दूध को ठंडा करके उस वृक्ष को सींचें। इससे फल फूल की वृद्धि होती है। और ये मैंने भी देखा है कि जब भी मैं अपने मेरे जो रोज हैं छोटे छोटे निकलते थे, तो मेरी माँ ने मुझे बताया था जब मैं इंडिया में थी तो कि उसमें थोड़ा सा जैसे हम पैकेट से दूध डालते हैं या एंड में बच जाता है तो उसमें पानी मिला के मैं थोड़ा सा दूध डाल देती थी, तो मेरे रोजेस इतने बड़े बड़े खिलते थे। आप भी करके देखना, ये बड़ा अच्छा उपाय है। तो यहाँ पर तो इसमें दूध के साथ और भी चीजें बताई गई हैं कि दूध में औटाएं, जैसे कुल्थी की दाल आती है, इससे मैंने सुना है कुल्थी से तो वो भी खत्म हो जाता है आपका जो स्टोन की बीमारी होती है। तो वो कुल्थी, उड़द और मूंग, तिल और जौ, इन सबको जो है दूध में औटा के दूध को ठंडा करके वृक्ष में डालेंगे तो फल आने लगेंगे। तो ये है इसका। इसी प्रकार अन्य श्लोकों में भी बीज बोते समय सावधानी बरतें और फल फूल की वृद्धि के लिए बहुत सारे उपाय दिए गए हुए हैं। और ये दिए हुए हैं बृहत संहिता में 55.17 से लेकर 30 तक जितने भी श्लोक हैं, इनमें बहुत तरह की सावधानियां और बहुत सारे
उपाय वगैरह दिए हुए हैं। अब खाद के लिए जो है वो वैदिक शब्द जो है वो गोबर है और करसी है। तो क्योंकि हम गोबर की खास ऑर्गेनिक ही डालते हैं, और अथर्ववेद में गाय के गोबर का करीश का उल्लेख है। तो अथर्ववेद के 3.14.3 में अस्मिन गोष्ठे करीषणी, तो करसी और गोबर इन दोनों का जिक्र किया गया है। और शतपथ ब्राह्मण में 12.4.4.1 में गोमयेन, तो इसमें भी गोबर शब्द का प्रयोग किया गया है। और खाद की उपयोगिता और कृषि में इसकी आवश्यकता का संकेत अथर्ववेद के एक मंत्र में मिलता है। उसमें कहा गया है कि जौ का पलाल यानी भूसा और तिल पिंजी यानी तिल की खली, ऑयल केक का मिश्रण डालने से पेड़ों की नई और पुरानी बीमारियां दूर हो जाती हैं और उसको वृक्ष जो है वो निरोग हो जाता है। तो ये दिया हुआ है इसमें अथर्ववेद के 2.8.3 में, यवस्य ते पलाल्या तिलस्य तिल पंजया विरूत क्षेत्रीय नाशनी, यानी कि जो जौ है का पलाल यानी भूसा, जौ का भूसा, और तिल पिंजी मतलब तिल की खली, इनका मिश्रण डालने से जो है वो सारे जो रोग हैं उनका नाश हो जाता है और वो वृक्ष निरोग हो जाता है। और ये जो ऊपर वाला मैंने नहीं पढ़ा था, गोमयम वसु, ये भी जो है गोमय मतलब गोबर, ये भी दिया है ऋग्वेद के 10.62.2 में। तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। अब आते हैं अगले पर। तो बृहत संहिता में के अध्याय 55 में और अग्नि पुराण के अध्याय 281 में वृक्षायुर्वेद अध्याय में खाद का विस्तृत वर्णन दिया हुआ है कि बृहत संहिता में वृक्ष, गुल्म और लताओं के फल फूल की वृद्धि के लिए खाद बताइए, जो जो मतलब अगर आपको बनानी है तो 2 आढ़क भेड़ और बकरी की विष्ठा यानी मैंगनी, और 1 आढ़क तिल, 1 प्रस्थ जौ का आटा या सत्तू, 1 तुला गोमांस, इन्हें एक द्रोण पानी में एक साथ मिलाकर 7 दिन रख दें, फिर इस मिश्रण को पेड़ों की जड़ में दे दें। तो ये दिया हुआ है नेक्स्ट में बृहत संहिता के 55.17 और 18 में। अविकाज शक्रत चूर्ण स्याढ़के द्वे तिलाढ़कम वल्ली गुल्म लतानाम च फल पुष्पाय सर्वदा। तो ये इसकी बनाने की, खाद बनाने की विधि दी हुई है कि कैसे जौ और सत्तू और इन सबको मिलो के और फिर इसको मिश्रण को पेड़ों की जड़ में आप दें। और बृहत संहिता के 55.21 में जो है वो और एक प्रस्थ, ये भी बता दूं आपको कि एक प्रस्थ है लगभग 600 ग्राम, और एक आढ़क जो होता है वो 2.5 किलोग्राम होता है, और एक तुला जो है वो 4 किलोग्राम के बराबर है, और एक द्रोण जो है वो 10 लीटर के बराबर है। और अग्नि पुराण में भी सेम विवरण दिया हुआ है। और वल्लरी जो लता है उसके ठीक वृद्धि के लिए ये प्रयोग बताया है कि पिसा हुआ धान और माश यानी उड़द और तिल और जौ का चूरा, सड़ा हुआ मांस और हल्दी का मिश्रण लता की जड़ में दे दें। तो ये दिया है बृहत संहिता की 55.21 में। और इसी प्रकार कपित्थ यानी कैथ, तितिंडी मतलब इमली, आमलकी मतलब आंवला आदि की ठीक वृद्धि के लिए प्रयोग भी बताए गए हैं, जो बृहत संहिता के 55.22 से 26 तक दिए हुए हैं। और खाद के रूप में मछली के धोवन के पानी का उपयोग प्रयोग बताया गया है, इससे पौधों के पत्ते अच्छे निकलते हैं। ये दिया है मत्स्याभसा मांस जलेश्च सिक्तम वल्ली भवत्याशु शुभ्र पवाला, ये बृहत संहिता के 55.26 में दिया है कि जो मछली के धोवन का पानी जो है उससे जो है वो उपयोगी होता है, पौधे के पत्ते अच्छे निकलते हैं। और मछली के धोवन का ठंडा पानी आम के लिए भी बहुत जो है अच्छा बताया गया है। ये है मत्स्योदकेन शीतेन आम्राणाम सेक इष्यते, अग्नि पुराण में दिया है। तो
आम के लिए भी अच्छा है, जो उसका मछली के धोवन का ठंडा पानी है वो। और अन्य पौधों की वृद्धि के लिए भी मछली का पानी विशेष लाभप्रद बताया गया है। मत्स्याभसा तु सेकेन वृद्धि भरवती शाखिनाम, ये अभी अग्नि पुराण में दिया हुआ है कि और पौधों के लिए भी अच्छा है मछली का धोवन। और चक्रदत्त ने अपनी एक किताब लिखी है, अपनी चिकित्सा संग्रह ग्रंथ में वात व्याधि चिकित्सा नामक खंड में एक ऐसे तेल बनाने की विधि दी है कि जिसे अगर आप सूखे पेड़ में डाल दें तो अ, अ, उस वृक्ष की जड़ से नए अंकुर निकल आते हैं और जो उसमें फल फूल आ जाते हैं। तो अनेनेव च तेलेन शुष्यमाणा महाद्रुमाः सिक्ता पुनः प्ररोहन्ति भवन्ति फलशालिनः शालिनः। ये चिकित्सा जो ग्रंथ संग्रह है उसमें दिया हुआ है। तो कि जो एक ऐसे तेल बनाने की विधि दी है जिससे शुष्क पेड़ जो है वो उनमें भी फल फूल आ जाएंगे। और षाडंगधर पद्धति के वृक्षायुर्वेद उपवन विनोद प्रकरण में कुणपजल नामक एक द्रव खाद यानी लिक्विड कंपोस्ट का वर्णन करा हुआ है, जो कि सभी पेड़ों के लिए लाभप्रद है। कुणपस्तु भवेदेव तरुणानाम पुष्टिकारकः, षाडंग धर पद्धति के अनुसार। ये श्लोक है 171 से 174 तक। तो इसमें कुण पजल नामक एक लिक्विड कंपोस्ट है। मैं अपने घर में कंपोस्ट बनाती हूँ, मतलब जो जो मेरा गार्बेज है वो अलग है और जो कंपोस्ट है उसमें मैं सारे फलों के छिलके, आलू वगैरह के जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डालती हूँ। तो हमारे पास एक बड़ा सा ड्रम भी है जिसमें हम कंपोस्ट बनाते हैं। तो हम उसमें जो है वो भी सब्जियों के छिलके बेसिकली डालते हैं उसके अंदर। तो वो कुछ सालों में जाकर वो अच्छी ब्लैक टॉप सॉइल बन जाती है, जो आप पेड़ों के ऊपर, यहाँ पर तो सॉइल खरीदने पे मिलती है अच्छी वाली, तो टॉप सॉइल बनाने के लिए ये भी अच्छा ढंग है। तो एनीवेज ये जो है वो मेरा आज का प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। तो हम लोग जो है वो रेगुलरली कंपोस्ट बनाते हैं। एक मैंने छोटा कंपोस्ट रखा हुआ है जिसमें कि मैं डेली अपना सामान डालती रहती हूँ डेली का। और एक बड़ा सा हमारे जैसे इंडिया में बड़े बड़े ब्लैक टैंक्स होते हैं ना, जो इसमें पानी रखते हैं लोग, सिंटेक्स की टंकियां होती हैं शायद, उस टाइप का एक ब्लैक कलर का हमारे पास एक बड़ा टैंक है जो मेरे पीछे बैकयार्ड में है। और उसमें हम जब हमारा काफ़ी वो इकट्ठा हो जाता है तो हम उसमें डालते रहते हैं। वैसे तो हमारा गार्बेज डे वाले दिन कंपोस्ट भी कलेक्ट होता है अलग से। वो कंपोस्ट में खाली मतलब उसमें कोई प्लास्टिक व्लास्टिक नहीं, वो सारा तो रिसाइकल में जाएगा। तो हम लोग ये चीज़ें बहुत करते हैं कि ग्लास सेपरेट रखते हैं और वो अलग रखते हैं, जो पेपर और प्लास्टिक एक तरफ रखते हैं, और वो जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो आपके सब्जियों के छिलके वगैरह हैं, वो हम अलग जो है वो करते हैं। तो अलग उसको वो मतलब ये कलेक्ट करते हैं और फिर मैं उसे ब्लैक टंकी में डालते जाते। तो जो नीचे की लेयर वाइज जो है ना वो ऐसा भी कहा गया है, हमने इतना तो नहीं किया कि उसे न्यूज़पेपर से सेपरेट करें लेयर्स को, ऐसा इतना सब हमने डिटेल में नहीं करा है, लेकिन हम उसमें फेंकते रहते हैं। तो वो एक दिन जो है वो टॉप सॉइल बन जाएगी उसकी। यहाँ पर टॉप सॉइल जो है बिकती है काफ़ी पैसों में, महंगी मतलब अच्छी पैसों में बिकती है। तो हमें कभी सॉइल खरीदनी हो। और यहाँ पर एक चीज़ और है, आप जैसे मिट्टी खोद के यहाँ डाल नहीं सकते, ना किसी को दे सकते हैं। तो हम धीरे-धीरे मिट्टी जो है वो अगर आपने अपने गार्डन में कोई खुदाई की है तो आपको मिट्टी डिस्पोज़ करने के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर हर जगह घास लगी हुई है, ये एक अच्छी बात है। तो एटलीस्ट सिटीज़ में, कंट्री साइड का नहीं मैं कह सकती, तो वहाँ पर धूल नहीं उड़ती। मैं इंडिया में थी तो मैं जब भी अपने बाल धोती थी तो सामने कोई झाड़ू लगा रहा होता था या धूल उड़ती रहती थी, सारे गीले बालों में धूल चिपक जाती थी, उससे मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर मुझे गुड़ खाना पड़ता था थोड़ा सा, तो मेरे गला बहुत सेंसिटिव है, वो जरा सी भी धूल से वो हो जाता है। एनीवेज मैं अपने बारे में बताने लग गई। तो जो है आप लोग भी कंपोस्ट बनाएं, और ये बहुत आसान है और ये अच्छा रहेगा कंपोस्ट बनाना। तो आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। इस वाले वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एटलीस्ट 2-2 लोगों को आगे और शेयर करें, 2-2 साइट्स पे। हर किसी का जो है कर्तव्य है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए इसको आगे 2-2 लोगों में आगे शेयर करें।
तो मैं एक लिंक दे दूँगी अगर कोई मेरे से बात करना चाहता है प्राइवेट में तो, और नहीं तो मैं इस स्ट्रीम को एंड करती हूँ, और प्राइवेट में अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो मैं लिंक दे देती हूँ। मैंने दे दिया है। और आप लोगों को सुनने का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ बीते। वंदे मातरम। जय माता दी।